Hello students, so let's start today's lecture. Today we are going to start with the unit 2 of chapter number 6, sale of goods on approval और रिटर्न बेसिस। नाम से समझ में आ रहा है सेल ऑफ गुड्स, सबसे पहले गुड्स का सेल होने वाला है, लेकिन उसमें कंडीशन है या तो वो सामने वाली पार्टी जिसको अपन ने सेल किया है या तो वो आपको अप्रूवल देगी या कि वो आपको रिटर्न कर सकती है। एक अप्रूवल देगी कि हाँ हमने रख लिया, या तो वो रिटर्न करने का ऑप्शन है। ये चैप्टर के या कि ये स्टेटमेंट पूरी लाइन से ही, चैप्टर के नेम से ही समझ में एकदम क्लियरली आ रहा है। सो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस रियल लाइफ में कहां होता है वो अपन देखते हैं। पहले सबसे पहले होता है कि जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है मार्केट में, तब वो बोलते हैं प्रोडक्ट का, सर ये प्रोडक्ट आप अपने यहाँ लगाइए, मजा आएगा तो आप अप्रूवल दीजिएगा, तब मैं आके आपको पेमेंट जितना होगा ये है इसका अमाउंट वो आके कलेक्ट करूंगा। तो जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तब ये करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका गुड्स गिवन टू योर फ्रेंड्स। तो जैसे हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनकी जैसे आप गारमेंट की शॉप है, तो बोलते हैं अरे यार तू अपने घर का है, जो पसंद आ रहा है इसको दे दो, ये लेके जाएगा, जो पसंद आएगा ये रख लेगा और बाकी सब आके लाके बाद में रिटर्न कर देगा। तो ये फ्रेंडशिप में भी चलता है। मैं गारमेंट शॉप की इजीली एक एग्जांपल दे रहा हूं कि वहां पास ऐसा इजीली चलता है। आपको टी शर्ट लेना है बढ़िया सी एकदम हॉट वाली, एकदम अपन को गोवा बीच जाना है, तो आपने 8-10 टी शर्ट ले आई, उसमें से 2 रखी और बाकी 8 लौटा दिए, 2 के बाद में जाके पैसे दे दिए। तो वहां पास क्या हुआ, अप्रूवल ऑफ एक्सेप्टेंस भी हो गया कि हाँ मैं खरीद रहा हूं, और रिटर्न का जो आइटम था वो रिटर्न भी कर दिया, तो ये एक हो गया। और ये जनरली किया जाता है टू इंक्रीज सेल। बहुत जगह ऐसा होता है, बहुत जगह होता है। आजकल चल रहा है कि जॉब के लिए कि आपको हम ट्रेनिंग देंगे, आपकी जॉब लग जाएगी, तब आप आके क्या देना हमको, उस ट्रेनिंग का पेमेंट करना। बहुत से अभी एमबीए कॉलेजेस ने भी चालू किया है कि प्लेसमेंट होने के बाद आप कॉलेज की फीस देना। गॉट माय पॉइंट। सो ये सब क्या चल रहा है, ये चल रहा है कि जब आपको अप्रूवल होगा कि हाँ जो आपने प्रोडक्ट या सर्विस दिया है वो हमको सेटिस्फाइड है, तब जाके आप हमको पेमेंट करना हो। नहीं सेटिस्फाइड हो तो पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो उसी को बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। उसके बहुत सारे एग्जांपल है सेल इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट आता है कस्टमर चैलेंज योर क्वालिटी। आपके किसी कस्टमर ने बोला, चैलेंज कर दिया आपके क्वालिटी के ऊपर, तो आप बोलते हो जाओ सर लेके जाना, मजा आए तभी आके आप वापस पेमेंट करना। और लास्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहा है, वो हो रहा है ऑनलाइन सेल। यहां पास भी एक कस्टमर की एश्योरिटी लेने के लिए, एक उसको सेटिस्फेक्शन या कि कंफर्ट या कि यहां आप बोल सकते हो रिस्क फ्री बताने के लिए कस्टमर को ये ऑप्शन दिया जाता है ऑनलाइन सेल में। जब भी आप Amazon से कुछ गारमेंट्स परचेस करते हो या मिंत्रा से परचेस करते हो, वहां 30 डेज का रिटर्न ऑप्शन मिलता है फुटवेयर या कि गारमेंट्स पे। कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रहता है जिसमें 15 डेज रहता है, कुछ ऐसे गुड्स रहते हैं जिसमें 7 डेज रहता है। तो वहां पास क्या होता है, सेल Amazon के थ्रू आती है, तब आपके पास ऑप्शन रहता है या तो उसको अप्रूव करो, मतलब टी शर्ट मंगाई थी तो पहन के जाके एकदम पार्टी में नाच के आ जाओ। वायर टाइप के लोग नहीं होने चाहिए, आके वापस फिर से पैक करके भेज दो। लेकिन ये जो आपने पहन के पार्टी में पूरे मजे किए और सबने आपकी तारीफ की, मस्त है टी शर्ट, उसको बोलते हैं अप्रूवल। तारीफ को अप्रूवल या कि उसको नहीं बोलते हैं, जो आप पहन के गए पार्टी में उसको अप्रूवल बोलते हैं। अमेजोन वो नहीं देख सकता है, लेकिन इसीलिए अमेजोन एक कंडीशन रखता है गारमेंट के केस में कि जिस कंडीशन में दिया है उसी कंडीशन में आप रिटर्न करोगे तो अपन उसको बोलेंगे क्या, रिटर्न हम लेंगे। नहीं तो आप उसको यूज कर लोगे तो हम उसको क्या मानेंगे, इट्स अ सेल। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसी तरह पूरा, जब फ्लिपकार्ट और मिंत्रा कोई भी ऑनलाइन पोर्टल में सेल हो रहा है आज की डेट में, तो वो कौन से मेथड से हो रहा है, वो चैप्टर नंबर 2 से हो रहा है। तो अब आप इसी को, इतना सिंपल सा है लेकिन इसी को समझ लोगे तो इनकी भी अकाउंटिंग बहुत वास्ट रहेगी। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, हर कोई आज के डेट में ऑनलाइन सेल कर रहा है। तो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस के थ्रू ही ऑनलाइन सेल पूरा का पूरा सपोर्टेड है। मैंने और 3-4 और एग्जांपल 4-5 दिए हुए हैं ऊपर के। वो ऑनलाइन सेल के पहले चला करते थे, लेकिन जब ऑनलाइन सेल आ गया तो उसका इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस उससे ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि जो फ्रेंड्स को सेल किया, जो गट्स फीलिंग क्वालिटी बताने के लिए दिया, तो इनकी अकाउंटिंग भी पहले जमाने में हुआ नहीं करती थी, लेकिन जब ऑनलाइन सेल का सिस्टम आया तब जाके ये होना चालू हुआ। नेक्स्ट आते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन द बिजनेस सेंड गुड्स। जब सेंड किया जाता है गुड्स, तो एक होता है कैजुअल, एक फ्रीक्वेंट एंड न्यूमरसली।
तो फ्रीक्वेंटली एंड न्यूमरसली क्या है, एकदम थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन कैजुअली जो आपके एग्जाम में 99% केस में आता है और 99% इसी टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं। ट्रांजेक्शन इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी सेल, और सेल की एंट्री क्या होती है, कोई बताएगा मेरे को? क्रेडिट सेल की एंट्री, एनीवन? कस्टमर टू सेल्स अकाउंट, यदि ये किसी को आता होगा तो अपने आप पूरा टॉपिक एकदम इजी है। तो यदि क्रेडिट सेल करने की ये एंट्री होने वाली है। अब फ्रीक्वेंटली के केस में जो जिनका बिजनेस ही यही है कि फ्रीक्वेंटली इस टाइप्स में सेल ऑफ गुड्स और अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में सेल करते हैं, उनका पूरा सेल ही इसी बेस में होता है। तो उनके लिए जब सेल ही वैसा होता है तो वो 4 कॉलम में 4 मेन कॉलम्स बना लेते हैं, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स रिटर्न, गुड्स अप्रूव्ड एंड बैलेंस। तो ये 4 कॉलम में ही वो फॉर्मेट बना के अपना पूरा का पूरा सेल इसी तरह से रिकॉर्ड करते हैं। ओके, सेल और रिटर्न डे बुक बना लेते हैं और सेल और रिटर्न लेजर बना देते हैं, ट्रीटेड एज मेमोरेंडम बुक, क्योंकि ये मेन बुक्स का पार्ट नहीं होता इसलिए इसको मेमोरेंडम बुक्स भी बोलते हैं। अब इंट्रोडक्शन में जो मैंने अभी आपको ज्ञान दिया है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड्स सोल्ड किया जाता है, कस्टमर को उसको सेल ही ट्रीट किया जाता है इमीडिएटली व्हेन द गुड्स आर सोल्ड, एंड उसका प्रॉफिट बुक कर लिया जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। एंड बिजनेस विल वांट टू इंक्रीज हिज सेल, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, यदि कोई बिजनेसमैन न्यू प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है, एंड टू काउंटर इट गुड्स आर समटाइम्स सेंट टू द कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ऐसे केस में उसके ऊपर का ट्रस्ट और फेथ डेवलप नहीं रहता न्यू प्रोडक्ट में, तो कस्टमर को हम सेंड कर देते हैं ऑप्शन टू रिटेन और रिटर्न विद अ स्पेसिफिक पीरियड। सर आप 10 दिन इस प्रोडक्ट को यूज करो, पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं तो हम इस गुड को लेके अपने घर वापस चले आएंगे शॉप में। ऑनलाइन सेल के बारे में लिखा हुआ है, देख पा रहे हो, ऑनलाइन सेल बायर इज गिवन टाइम फॉर फ्यू डेज टू रिटर्न द गुड्स, एंड एसेंशियल द फीचर ऑफ सेल ऑफ गुड्स और रिटर्न चेंज इन द पोजीशन ऑफ गुड्स। कुछ फीचर्स हैं, सबसे पहला क्या होना चाहिए, चेंज इन द पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर होना चाहिए। सेकंड, डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स। ओनरशिप, आपने भले पेमेंट किया है, आपने ऑनलाइन मंगा लिया है, तब अभी तक ओनरशिप कंप्लीट नहीं हुई है। बहुत बार आपने ये भी देखा होगा कि ऑनलाइन में आपको कैशबैक आता है, लेकिन बहुत फ्लिपकार्ट में जनरली होता है कि ये कैशबैक आपको कब मिलेगा, जिस दिन डेट ऑफ रिटर्न पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आपको क्या देंगे, कैशबैक का बेनिफिट देंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक ये जो ओनरशिप ऑफ गुड्स है वो ट्रांसफर नहीं हुई। किस दिन ट्रांसफर हो जाएगी, जिस दिन रिटर्न करने का पीरियड क्लोज हो जाएगा। And to ownership is passed only when the buyer gives his approval or if goods are not returned within the specified period. आपने 5 स्टार रेटिंग दे दी और बोला एक्सेप्टेड एंड ऑल, ऐसा कोई सिस्टम है तो उसको बोलेंगे अप्रूवल, या कि दूसरा जो रिटर्न का पीरियड है वो क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए। कस्टमर डज नॉट इंकर एनी लायबिलिटी। सो कस्टमर के ऊपर किसी भी प्रकार की लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, वो तो रिटर्न भी कर सकता है बाद में, when the goods are merely sent to him. In case of online transactions, some customers are given choice to pay on receipt of goods, and in some case they are required to pay in advance, and then the seller ships the good to the buyer. Even whatever the case it may be, उनको refund आने का option एकदम clear रहता है। And as per Sale of Goods Act 1930, क्या क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, प्रॉपर्टी इन द गुड्स पास टू द बायर, सिग्निफिकेंस ऑफ हिज अप्रूवल, उसका अप्रूवल मिलना चाहिए, एक्सेप्टेंस टू द सेलर होना चाहिए नहीं तो, एंड दूसरा है एक्ट ऑफ एडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन, ही उसने ऐसा कुछ काम किया होना चाहिए उस गुड्स के साथ। आपने अब स्विच या एसी मंगाया है और आपने एसी लाके इंस्टॉल कर लिया है, अब उसको कैसे रिटर्न करोगे? ओके, सो ऐसा कुछ कस्टमर एक्ट करे जिससे समझ में आ जाए। अकाउंटिंग जो है कैजुअली, फ्रीक्वेंटली, न्यूमरसली है। तो कैजुअली ऑन सेल ऑफ रिटर्न बेसिस में हम ट्रांजैक्शंस यहां पास व्हेन ट्रांजैक्शंस आर फ्यू एंड ट्रीटेड देम एज ऑर्डिनरी सेल। जब बहुत कम इस टाइप के ट्रांजैक्शंस रहते हैं तब अपन उसको क्या ट्रीट करते हैं, ऑर्डिनरी सेल्स करते हैं। क्या बोला मैंने, कब इसको करते हैं ऑर्डिनरी सेल, जब आपके बिजनेस में इस टाइप के ट्रांजैक्शन बहुत फ्यू हो, बहुत कम हो। If the goods are accepted or not returned, business receives no intimation within a specified time limit, तो उसमें कोई जरूरत नहीं है, जो आपने ऑलरेडी सेल बुक किया है वो इट विल रिमेन सेल्स।
इन केस आपने फ्यूचर में इंटीमेट किया कि हम नहीं रिटर्न करना चाहते हैं 5 या 10 दिन बाद, तो आप उसका सेल रिटर्न का आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपने जब सेल किया था तब आपने क्या एंट्री की थी, सेल्स की। अभी वो रिटर्न कर रहे हैं तो अपन क्या कर लेंगे, सेल्स रिटर्न की। सो वही चीज आ रहा है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, फर्स्ट जर्नल एंट्री, ट्रेड रिसीवेबल या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यदि उसने रिजेक्ट या रिटर्न कर दिया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, रिवर्स हो जाएगी एंट्री। एंड यदि कस्टमर ने उस गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया तो कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेल्स बुक कर ली है। कुछ बार ऐसा होता है, सर आपको जो प्राइस देना होगा दे दीजिएगा, आपको पसंद आए, जिस रेट में आपको लग रहा है वर्थ है उतना दे दीजिएगा। तो आपने बुक किया कि यार 100 रुपए में ये सेल करना चाहिए, अब आप वो कस्टमर आके आपको क्या दे रहा है, 120 रुपीज दे रहा है, तो 20 रुपीज आपका क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेल्स। सो एक्स्ट्रा सेल्स है तो फिर से एक नई सेल्स की एंट्री पास कर देंगे, लेकिन डिफरेंस अमाउंट के साथ। 100 रुपीज का पहले यहां एंट्री कर ली थी हमने, ये दिख रहा है, और 20 रुपीज की फिर से दोबारा सेल्स कर लेंगे, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डिफरेंस अमाउंट। इन केस उसने लोअर प्राइस दिया, बोला ये 100 रुपए के लायक नहीं है, मैं सिर्फ 80 रुपए दूंगा, तो क्या करेंगे अपन, सेल्स अकाउंट को फिर से अपन क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ये सेल्स रिटर्न नहीं है, सेल्स रिटर्न अकाउंट को इंपैक्ट नहीं करना, यहां पास ये ध्यान रखना। समझ में आ रही है क्या बात? हम सेल्स को रिवर्स कर देंगे, जब सेल किया था तो लिखा था कस्टमर टू सेल्स, अब जब हम सेल्स का प्राइस कम हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, सेल्स को क्रेडिट हुआ था तो उसको डेबिट कर देंगे, सेल्स टू कस्टमर कर दिया। गॉट माय पॉइंट? इंपॉर्टेंट पूरे टॉपिक में यहां पर लास्ट के दो ट्रांजेक्शन आते हैं, उनको टू टू के देखिए। 28 फैब को कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, आपने एंट्री कर दी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सो अभी 2 ही दिन हुए हैं, 28 मार्च को आपने सेल किया है, अभी आपने दिया था उसको 15 डेज का सेल्स रिटर्न पॉलिसी। आपको पता नहीं है कि कस्टमर उस गुड्स को रखेगा कि नहीं रखेगा, मे बी 2 दिन में, अभी वो सिर्फ अभी ट्रांजिट में कस्टमर के पास तो पहुंचा भी नहीं है या कि पहुंच गया, दोनों में कोई भी केस हो, हमने यहां से सेल्स बुक कर लिए। ऐसे केस में क्या करेंगे, सबसे पहला है जब 31 मार्च आएगा, जब हमने 28 को हमने कौन सी एंट्री की है, 28 मार्च को कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 31 मार्च को हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस सेल्स की एंट्री को रिवर्स करेंगे। इस सेल्स की एंट्री को रिवर्स करने के लिए क्या एंट्री करोगे, सेल्स टू कस्टमर, तो वही कर रहा है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। किसमें, जिस रेट में आपने भेजा है उसी रेट में रिवर्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट सर, सर हमारे पास जो गुड्स हमने सेल नहीं किया, मतलब हमने ये सेल्स कैंसिल कर दी, तो लेकिन हमको ये क्लोजिंग स्टॉक में दिखना चाहिए, जब हम फिजिकल काउंट करेंगे सर वहां तो क्लोजिंग स्टॉक में दिखेगा नहीं, इसीलिए एक क्लोजिंग स्टॉक में आप ही की ओनरशिप है। हमने देखा ना अभी थ्योरी में कि ओनरशिप कब तक ट्रांसफर नहीं होती, जब तक अप्रूवल ना मिल जाए या तो वो तो डेट ऑफ एक्सपायरी ना हो जाए रिटर्न करने की। तो ये गुड्स किसके हैं, अभी भी कोई बताएगा मेरे को? ओनर, ओनर कौन है, सेलर, सेलर के ओनर, सेलर के पास ओनरशिप है उसकी। सो सेलर अपने आना क्लोजिंग स्टॉक के नाम से नहीं लिखेगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक या कि स्टॉक विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेगा, क्योंकि ये उसका एसेट्स बनेगा, ये लिखेगा टू ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहां पास, मैं वो हाईलाइट करना पसंद करूंगा यहां पास, क्या इंपॉर्टेंट कोई बताएगा मेरे को? हम क्लोजिंग स्टॉक को भी कुछ इसी तरह से रिकॉर्ड करते हैं, मैं नहीं लिख सकता यहां कॉस्ट प्राइस, ये एक टाइप का आपका क्या है बताओ, क्लोजिंग स्टॉक ही है। और क्लोजिंग स्टॉक को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, अपन ने देखा इन्वेंट्री टॉपिक में भी आपने पढ़ा होगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू या कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लोअर, उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे। वही चीज हम यहां भी करने वाले हैं। उसकी एंट्री छोटी सी बस दी हुई है, क्या है, इन्वेंट्री या कि क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर या स्टॉक विद कस्टमर या इन्वेंट्रीज विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या कर रहे हैं, अब ये ट्रेडिंग अकाउंट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपको ध्यान आ रहा होगा यहां पास एक बाय का भी ऑप्शन आता है, ये मैंने बाय लिखा। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो बाय क्लोजिंग स्टॉक जो एक्चुअल आपके गोडाउन में रखा है स्टॉक, तो वो क्लोजिंग स्टॉक में चला जाएगा, और बाकी बैलेंस इन्वेंट्रीज विद कस्टमर ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस में चला जाएगा, डिफरेंट अलग से 60 रुपीज। ओके, चलो अब नेक्स्ट है, no entry is to be passed for goods returned by the customer on a subsequent date।
अब इसका भी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूं। जो 28 मार्च को आपने सेल किया था वो तो आपने क्या कर दिया, देखो यहां पास कैंसिल कर दिया है। समझ में आ रहा है क्या? पूरा का पूरा सेल्स ट्रांजैक्शन क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। अभी जब वो सेल दोबारा होगी तब हमको उसकी दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी। मतलब 1 अप्रैल को एक्चुअल में हमको क्या करना पड़ेगा, वो दोबारा सेल्स रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। सेकंड थिंग, इन केस कस्टमर ने वो गुड्स को रिटर्न कर दिया तो सेल्स रिटर्न की एंट्री पास। पहली बात, 1 अप्रैल को ही पता चल गया उस कस्टमर क्या कर रहा है, सेल्स रिटर्न कर रहा है। सो बोल रहा है नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू पास फॉर द गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर ऑन अ सब्सिक्वेंट डेट। रीजन क्या है, ऑलरेडी हमने सेल्स की एंट्री कैंसिल कर दी है तो सेल्स रिटर्न कहां से रिकॉर्ड करें। ओके, अब इंपॉर्टेंट आता है ये पूरे ज्ञान का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरे कम से कम आपको 10 to 15 मार्क्स आपके एग्जाम में दिलवाएगा ये कंसेप्ट। 50% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट हमेशा कम रहती है तो उसमें परसेंटेज ज्यादा लगते हैं। क्या सुना, कॉस्ट हमेशा कम रहती है, कॉस्ट ज्यादा रहती है कि सेल प्राइस ज्यादा रहती है, कोई बताएगा? सेल प्राइस ज्यादा रहती है। तो सेल प्राइस बड़े फिगर के ऊपर एक छोटा परसेंटेज लगाएंगे तो भी एक पर्टिकुलर फिगर आएगा, और एक छोटे अमाउंट के ऊपर बड़ा परसेंटेज लगाएंगे तो भी एक पर्टिकुलर फिगर आएगा। वो पर्टिकुलर अमाउंट के बारे में क्या बात कर रहा हूं मैं, प्रॉफिट। यदि हमारा प्रॉफिट 50 रुपीज है तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली हम इस प्रकार से कैलकुलेशन लगाएंगे कि हमेशा सेल प्राइस के ऊपर क्या लगता है, स्मॉल परसेंटेज लगता है, और कॉस्ट के ऊपर हमेशा क्या लगता है, बड़ा परसेंटेज लगता है। मैंने अलग अलग तरीके से सब समझा के दे चुका हूं आपको, इसके ऊपर सेपरेट सेशन है रेगुलर लेक्चर और प्रीवियस रिवीजन लेक्चर में, अभी भी आप सुन लीजिए अच्छे से। 50% मैं यहाँ इतना ही बस बता सकता हूँ, 50% ऑन कॉस्ट है। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो आपको क्या दिया रहेगा, सेल प्राइस क्वेश्चन में दी रहेगी, तो आपको समझ जाना है कि वो 33% ऑन सेल प्राइस है। इसी चीज को अलग अलग तरीके से भी मैं बता सकता हूं, कहीं लिखा है तो ठीक है, नहीं तो फिर से बता देता हूं। बहुत बार इसी तरह क्वेश्चन और क्या बोल सकता है आपको, 1/2 1/2 ऑन कॉस्ट है तो बताओ कितना होगा ऑन सेल्स, एनीवन? माय गॉड, स्टार्टिंग से ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कोई बताएगा? विच वन, फर्स्ट वन और सेकंड वन, विच वन इज बिगर? व्हेन विच वन इज स्मॉलर? 1/3। सो कॉस्ट के ऊपर एक बड़ा फिगर लगता है, 1/2 इज बिगर, तो 1/3 ऑन सेल यदि 1/3 करोगे तो आपका कितना आने वाला है, 33.33%। एक काम करता हूं मैं इसको यहां पास से उठा के ऐसे क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ? हम्म अभी आपको और भी इजी अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये तो लिखा ही हुआ है, मैं वही वही चीज लिख के क्या करूंगा, तो ये चीज नहीं लिखी तो मैं लिखवा रहा हूं। 1/3 ऑन कॉस्ट, एनीवन? 1/3 ऑन कॉस्ट मतलब क्या होगा, 1/4 ऑन सेल। या मैं वैसे पूछूं अभी नेक्स्ट तरीके से, 1/5 ऑन सेल्स। यदि 1/5 सेल्स के ऊपर है तो कॉस्ट के ऊपर क्या होगा, 1/4 ऑन कॉस्ट। ये एक सीरीज है तो रट के नहीं जाना है, देयर इज अ कंप्लीट लॉजिक जो कि मैं स्टार्टिंग से सीखते आ रहा हूं कि कॉस्ट एक स्मॉल फिगर रहता है, उसके ऊपर एक बड़ा अमाउंट अपन मल्टीप्लाई करेंगे, और सेल्स हमेशा ज्यादा बड़ा अमाउंट रहता है उसके ऊपर एक छोटा परसेंटेज अपन अप्लाई करेंगे, ताकि हमारा प्रॉफिट दोनों तरीके से क्या है, सेम आए। एनीवन, नेक्स्ट वन, 1/5 ऑन कॉस्ट तो 1/6 ऑन सेल्स। सो लाइकवाइज आप चाहो कितना भी निकाल सकते हो। आपको एग्जाम में कुछ भी दिया रह सकता है, यदि बोलेगा 1/5 ऑफ सेल है, आपके पास सेल प्राइस दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। हर जगह ऐसा नहीं करने का है
देखो ये रिवर्स कब किया जाता है, वो परसेंटेज दिया है सेल्स के ऊपर का और क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट का अमाउंट। सुनो ध्यान से, ये रिवीजन है, डिस्क्लेमर। 1/5 ऑन सेल का दिया है लेकिन अमाउंट किसका दिया है, आपको सेल प्राइस दी नहीं है क्वेश्चन में, दिया क्या है कॉस्ट। तो अब आप कॉस्ट के ऊपर क्या 1/5 लगा दोगे क्या, नहीं, आप पहले 1/5 ऑन सेल है तो उसको कन्वर्ट करोगे 1/4 ऑफ कॉस्ट बोलोगे। अब वो 1/4 को लगाओगे कॉस्ट के ऊपर वो परसेंटेज, तब जाके आपका बराबर का प्रॉफिट आने वाला है। वो क्वेश्चन आएगा तो और समझ लेंगे। सो इसी तरह 20% ऑन कॉस्ट है तो 116.67% ऑन सेल प्राइस हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। जो भी परसेंटेज दिया है क्वेश्चन में, यदि उसने कॉस्ट के ऊपर कॉस्ट 50% ऑफ कॉस्ट दिया है क्वेश्चन ने, तो आप जो चीज दी हुई है वहीं से चालू करोगे। कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट है, कॉस्ट के ऊपर 50% तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 50%, तो सेल प्राइस कितना आ जाएगा 150। क्या बताने की कोशिश किया, स्टार्टिंग कहां से करना है। यदि बोला है क्वेश्चन ने 33.33% या कि 20% ऑन सेल प्राइस, तो आप कहां से चालू करोगे, सेल क्या होगी 100 एज्यूम करोगे। मतलब ये वाला इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग कि आप 100 किसको एज्यूम करना है, जिसके ऊपर का परसेंटेज दिया है वहां से अपन को क्या करना है, उसको एज्यूम करना है, वो क्या है 100 है। अब यहां पास बोला है 20% ऑन सेल प्राइस, तो सेल को सेल प्राइस के कारण क्या आ गया सेल्स, सेल्स 100 एज्यूम कर लिया, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा एनीवन, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेल के ऊपर 20% है ये हो गया, तो बताओ एनीवन कॉस्ट कितनी हो जाएगी 80। अब हर जगह प्लस नहीं करना है, कुछ लॉजिक लगाओगे, सेल प्राइस से जब हम प्रॉफिट लेस करेंगे तो क्या आएगा आपका कॉस्ट आएगा, और कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या आएगा सेल प्राइस आएगा। तो मैं क्या यहां पर अभी तक इतना ही छोटा सा चीज सिखाया है। यदि क्वेश्चन में बोला 20% ऑन सेल प्राइस और आपको इस मेथड से निकालना है, देखो दूसरा तरीका क्या है, स्ट्रेट आप बोल सकते हो यदि आपको कॉस्ट निकालना है एनीवन। दूसरा तरीका क्या है स्ट्रेट, 25% ऑन कॉस्ट। यदि आप निकालोगे कॉस्ट के ऊपर 25% तो क्या आने वाला है 20% ही आने, 20 रुपीज ही आने वाला है। गॉट माय पॉइंट। सो इस तरीका का भी है, ये मैं हटा रहा हूं अभी, फिर से मैं ये हटा रहा हूं। क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि मैं ये तो पढ़ा ही नहीं रहा हूं, ये तो एक तरीका था जो हम यहां ऑलरेडी देख के आ गए, ये वाला। अभी मैं बात कर रहा हूं यदि ये अपन को डायरेक्टली निकालना है कि ये सेल में ये ऐसा ऐसा हो गया है, तो सिस्टम क्या बन जाता है, ये इस टाइप का एक फॉर्मूला बनता है, ये वाला सिस्टम बनता है एंड क्रॉस। ओके, दूसरा एक तरीका रहता है ये वाला, ये काफी बार स्टूडेंट को समझने में भी तकलीफ जाती है, पता नहीं अभी क्यों ऐसा है, लेकिन एक ये भी तरीका है। सो यहाँ 3 to 4 टाइप्स का है, मैं मेंशन करवा देता हूं। इसी से करते हैं, मैं इसको पूरा एक ही तरीका बोलूंगा। ये फर्स्ट है, ये तरीका कौन सा रहेगा, कॉस्ट वाला। सेकंड, ये इसी के साथ मैच करता है, 133 133 के बराबर 20 के है तो 100 के बराबर क्या रहेगा। और थर्ड इसको बोलूंगा, ये क्या है, ऐसे क्यों कर रहा है ये थर्ड है। ये तीनों तरीके याद रखो, क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे भी आप इन तीनों में से कुछ भी अप्लाई करके आप अपना अपना आंसर ला सकते हो। चलो ये 3 तरीके ध्यान रखिएगा, ये बता दिया मैंने आपको। एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 एग्जांपल के लिए देखते हैं। सी सेंड्स गुड्स टू हिज कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग 2016। सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन उसने क्या दिया हुआ है, सेंड गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न, send goods to customer on sale of return basis, the following transaction to send goods to customer on sale or return basis at a cost plus 33.33%। कैसे सेंड करता है वो,
कॉस्ट में 33.33% ऐड करके भेजता है। ये ऐड करने के बाद वो कितना आ गया है, 1 लाख आ गया है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑफ ₹40,000। सबसे पहली एंट्री को बताएगा 15 सितंबर को। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्यों कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर सकते हो या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख की। सेकंड एंट्री कौन बता सकता है, इसको देख के कोई भी बताए। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, क्या एंट्री कर दोगे, रिटर्न इनवर्ड या जो भी उसने गुड्स रिटर्न बोला है तो सेल्स रिटर्न भी बोल सकते हो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट या कस्टमर्स अकाउंट। रिसीव्ड लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर, तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था इस टाइप की कोई भी हम इसके लिए एंट्री नहीं करते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी सेल्स बुक किया हुआ है। लास्ट में गुड्स विद कस्टमर वेटिंग फॉर अप्रूवल 31 दिसंबर को उसने सेंड किया था और अभी तक वो वेट कर रहा है। सी रिकॉर्ड सेल्स ऑन रिटर्न ट्रांजैक्शन एज ऑर्डिनरी सेल्स। सबसे पहली चीज आपको क्या पता चल गया, ये क्या है, एक ऑर्डिनरी सेल है तो इसमें जर्नल एंट्री पास करेंगे। You are required to pass the necessary journal entries in the books of C assuming the accounting year close on 31st December 2016। तो 31st दिसंबर 2016 को ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है और 31st दिसंबर को जो सेल हुआ है उसका अभी तक अप्रूवल नहीं आया। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जितने अमाउंट की सेल हुई है उसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तब एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। इसमें किसी को प्रॉब्लम कोई, हम सेल्स की एंट्री को रिवर्स कर रहे हैं। अभी हम इसको 20,000 बताओ ये क्या है, ये सेल प्राइस है। ये क्या है, सेल प्राइस है। हमको एक लास्ट एंट्री करनी है, उसका नाम क्या है, इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन रिटर्न अप्रूवल और रिटर्न बेसिस टू एनीवन टू ट्रेडिंग अकाउंट। भूल गए हो, लिखोगे तब समझ में आएगा, जब आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो याद रहेगा, नहीं तो ये आपको ये याद रहेगा टॉपिक इजी है लेकिन एंट्री क्या करना है यही भूल जाओगे। अब यहां पर किस में आता है बताओ, कॉस्ट और एनआरवी, मतलब हम यहां पर कॉस्ट में लिखने वाले हैं। 20,000 क्या दिया हुआ बताओ, सेल है, तो हमको परसेंटेज किसके ऊपर का निकालना है, सेल के ऊपर। हमको किसके ऊपर का परसेंटेज दिया गया है, कॉस्ट पे 33% है। इट मींस सेल प्राइस पे कितना होगा, कॉस्ट पे बड़ा फिगर और सेल प्राइस पे छोटा फिगर। तो छोटा 33 से क्या आता है 25%, तो 20,000 के ऊपर 25% अप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। हाउ मच एनीवन, कितना आएगा 5,000। 5,000 प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितना होगा 15,000। तो 15,000 से ये एंट्री हो जाएगी। कैसे निकाला आपने देखा, और आपको नोट भी लिखना है, डायरेक्टली नहीं लिखने देना 25%, तो इंस्टीट्यूट को बताना पड़ता है आपको एग्जामिनर को कि 25% आया क्या। तो यहां बस नोट लिखना पड़ेगा 33% ऑन कॉस्ट मींस 25% ऑन सेल। इतनी छोटी सी लाइन लिखनी है और नहीं लिखोगे तो मैं होता या एग्जामिनर होगा सीए का तो आपके 1 से 2 मार्क्स काट लेगा यदि 5 मार्क्स का। तो रीजन एक ही है, वर्किंग नोट या नोट उस चीज के लिए बनाया जाता है जो आपके फिगर या ऐसी चीजें जो आपके क्वेश्चन में ना दी हो और आपने धप्पा बोल के ला दिया हो। तो कहां से आया है ये बताना क्या है, कंपलसरी है। गॉट माय पॉइंट। क्या 25% लिखा था क्वेश्चन में, नहीं। नहीं तो आप वर्किंग नोट कैसे बना सकते हो, कॉस्ट के ऊपर दिया है ना, तो कॉस्ट मतलब 100, तो 100 कॉस्ट रहेगी तो कॉस्ट के ऊपर 33% बोल रहा है, तो ये 33% मतलब सेल प्राइस कितनी है 133। तो ये 20,000 दिया है वो सेल प्राइस दिया हुआ है तो वो 133 के बराबर है। सो 133.33 20 के बराबर है, तो 100 के बराबर क्या होगा या कि 33.33 के बराबर क्या होगा। यदि आपको कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट निकालना है ना, तो 100 के बराबर क्या होगा। सो आप इसको ऐसे कर सकते हो 20 के डिवाइडेड बाय 133 तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आ जाएगा आपका कॉस्ट आ गया। यदि ये 100 की जगह आप 33 लगाते तो क्या आ जाता 5,000, क्यों, क्योंकि वो प्रॉफिट आ जाता, आप प्रॉफिट आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो ये एक तरीका होता है जो सेकंड तरीका है। दूसरा तरीका रहता है, देखो थर्ड तरीका जो रहेगा 20,000 रुपीज क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, ये सबको पता है। इसके अंदर 20,000 के अंदर क्या क्या है, कॉस्ट भी है प्रॉफिट भी है। तो हमने देखा
20,000 के अंदर क्या है, कॉस्ट 100 है और उसके ऊपर प्रॉफिट कितना है, 33.33 है। तो 20,000 कितना है, 133.33% के बराबर है, तो 100% कितना रहेगा, 15,000 रहेगा। तो there are three ways to solve this sum. There are so many other multiple ways, बट आप ये तीन में स्टिक रहोगे तो अच्छा रहेगा। और सबसे इजीएस्ट सिस्टम कौन सा है आपका, ये वाला। इन दोनों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। यहां पास आप यही नहीं पता होगा कि छोटा इन दोनों में से क्या है, तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। जब 1/2 ऑफ कॉस्ट रहेगा तो 1/3 ऑन सेल्स रहने वाला है। 1/3 बड़ा नहीं है, ये छोटा अमाउंट है। ओके, सो दिस वे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस ऑल सम्स। सो यही चीज है, आप इन सम्स को आप एक बार ट्राई करिए, किसी में कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। एक कंसेप्ट और दिया हुआ है, वो मैं आपको बता रहा हूं। पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है बताओ, ये कैलकुलेशन है और एक एंट्री है जो कि बोला जाता है इसको। ये दो चीजों के लिए आपको पूरे चैप्टर में मार्क्स मिलेंगे। सेल्स की एंट्री करने के लिए मार्क्स नहीं दिया जा रहा है आपको, ओके, और सेल्स रिटर्न की। आ जाओ लास्ट, क्या देख लें अभी आप इसमें। एक ये कंसेप्ट है, when the goods when business sends goods frequently on sale or return। जब इस टाइप का कुछ सेल होता है तो इसमें अपन बराबर से इस टाइप से एक फॉर्मेट बना लेते हैं, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स रिटर्न, गुड्स अप्रूव्ड एंड बैलेंस। सो इसी तरह गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल तो उसका डेट, पर्टिकुलर क्या गया है, फोलियो नंबर किस पेज में हुआ है, उसकी एंट्री वगैरह और उसका अमाउंट। ओके, अब यदि उसने कुछ रिटर्न कर दिया है तो डेट, पर्टिकुलर, फोलियो, अमाउंट फिर से हम लिख लेंगे, और कितना रिटर्न कर दिया, अप्रूव कितना कर लिया है, 30 उसने अप्रूव कर लिया है। स्टिल बैलेंस किसी उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, वो क्या है, 30 है। ओके, ये टोटल क्या हो गया आपका, 60 हो गया। लास्ट में इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन किस में होगा, कॉस्ट में होने वाला है। ये क्या है, सेल प्राइस है, इसके ऊपर का कॉस्ट निकालेंगे और एंट्री विल रिमेन सेम। इसको एक बार रीड करना। एट द टाइम ऑफ अप्रूवल में यहां पास एंट्री होती है, सेल के टाइम पे कोई एंट्री नहीं होती है। तो इस केस में आपने जो देखा, यहां पास गुड्स जितना अप्रूव्ड हुआ है सिर्फ उसकी एंट्री करेंगे, रिटर्न की एंट्री करेंगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हमने सेल ही नहीं किया उतनी बड़े अमाउंट का, तो हम रिटर्न कहां से करेंगे। हम सेल कितने अमाउंट का कर रहे हैं, 30 का ही कर रहे हैं। डन। और लेकिन ध्यान रखना है, रिटर्न हो गया तो वो ऑलरेडी गुड्स हमारे पास आ गया, लेकिन जो एट द एंड ऑफ द ईयर में जो गुड्स किसके पास है, लाइन विद कस्टमर है, उसके लिए हम ये एंट्री एक और करेंगे। तो यहां सिर्फ दो एंट्री होने वाली है, एट द टाइम ऑफ अप्रूवल सेल की एंट्री, एंड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट क्लोजिंग ऑफ द ईयर, जो गुड्स कस्टमर के पास लाया हो रहा है उसकी एंट्री करेंगे, गुड्स विद कस्टमर अकाउंट और सेल और रिटर्न अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। डन। ध्यान रखना है, ये किस में भी करने वाले हैं हम, कॉस्ट और एनआरवी। पर्टिकुलर क्वेश्चंस में देखा जाए तो कॉस्ट में ही होगा। और एग्जामिनर को यदि डिफिकल्ट करना है, आपको कंफ्यूज करना है, तो वो क्या करेगा, परसेंटेज दे देगा, स्ट्रेट परसेंटेज दे देगा। सेल्स के ऊपर 20% प्रॉफिट है, ये उसकी कॉस्ट आ जाएगी, सब आप निकाल लोगे। और वहां पास दिया रहेगा एनआरवी, वो जो कि कॉस्ट से भी क्या रहेगी, कम रहेगी। उस वक्त आपको क्या लेना है, एनआरवी लेना है। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्या कर सकता है एग्जामिनर, आपको कंफ्यूज कर सकता है। उस वक्त आपको ध्यान आएगा, सर ने बोला था कॉस्ट में लेना है, उस वक्त ध्यान आता है। ऐसा मैं बता रहा हूं कहां मिस्टेक हो सकती है और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और यहां पास जैसे डे बुक बनाते थे, वैसे ही यहां पास एक सेल्स और रिटर्न लेजर बना देंगे, और एक सेल और रिटर्न डे बुक इस तरह से बनाया जाता है। और सब एंट्री विल रिमेन सेम, वैसे ही चलेगा। एंड कुछ इस सम्स के प्रैक्टिस करिएगा। और एक है जो आया तो नहीं है, या कि रिसेंटली कभी तो आया होगा, फ्रिक्वेंटली के ऊपर कभी जनरली क्वेश्चन नहीं पूछता आपके ऊपर। साथ जनरली कौन सा क्वेश्चन पूछेगा 99%, किस टॉपिक के ऊपर पूछेगा,
जो कैजुअली होता है, कैजुअली के ऊपर ही आपका 99% आपका क्वेश्चंस आने वाले हैं. सो दिस इज रियली अ वेरी स्मॉल एंड वेरी इजी टॉपिक. बोनस मार्क्स है चैप्टर नंबर 6 का. जिसने भी रिवीजन अटेंड कर रहे हैं, आप रियलाइज करोगे एक्चुअल इट्स नॉट, मे बी इट इज न्यू. और हाँ, जो टॉपिक, कुछ टॉपिक है निकल गए हैं जो एक्चुअल में थे क्या, डिफिकल्ट, रॉयल्टी वगैरह रिलेटेड जो टॉपिक्स थे वो अब आपके सिलेबस में नहीं है एंड दे आर डिफिकल्ट एक्चुअली. ओके, सो ये बोनस मार्क्स कहीं से छोड़िएगा नहीं. इस टॉपिक का अच्छा खासा वेटेज है, इसको ऑप्शन में आप नहीं रख सकते. डन. इसके ऊपर का अपन, ये यहां पास एक सम आपको सॉल्व करना है, तब जाके आपको एक दो सम सॉल्व करिएगा, आपको पूरा कंसेप्ट. अरे एक सम सॉल्व करिए और दो सम क्या कर लीजिए, रीड कर लीजिए, तो भी ये टॉपिक एकदम क्लियर है. जितनी देर का मैंने रिवीजन लिया उतने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है इस टॉपिक में, लेकिन आपको कंसेप्ट पूरा याद आना चाहिए. आखिर ये टॉपिक ऐसा पढ़ क्यों रहे हैं और इसकी एंट्री ऐसी क्यों हो रही है. क्योंकि एग्जामिनर ने यदि क्वेश्चन घुमाया तब उस वक्त आपको ये कंसेप्ट आपको हेल्प करेगा जर्नल एंट्री पास करने में. Okay, got my point? So that's it for today. Solve one sum. See you all in the next lecture with next revision. Thank you so much.